Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज जो हम चर्चा करने वाले, देखो वो संस्कृत विभाग की जो वैकेंसी आपकी निकली थी कल, उनके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। देखो अब हम क्या चर्चा करने वाले हैं वो तो आपने थंबनेल को देखकर पता लगे लेगा भाई इस वीडियो में किस विषय में चर्चा करने वाला हूँ। तो देखिएगा, आपकी सभी समस्याओं का समाधान आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला। जितनी भी देखो, जैसे ही आपकी कल विज्ञप्ति जारी हुई संस्कृत विभाग की, तो उसको लेकर विद्यार्थियों ने बार बार कॉल एसएमएस कर रहे हैं कि सर हमको ये प्रक्रिया समझ में आ नहीं रही, आखिर कौन कौन इसमें फॉर्म डाल सकता है, कौन नहीं डाल सकता है, कितनी पद थे इसमें, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या इसमें पद और बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे। सारी प्रक्रियाओं को मैं आपको बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज़ साथियों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जो आज का जो वीडियो उसमें मैं आपको सभी समस्या का समाधान एक ही वीडियो में देने वाला हूँ। चाहे आपकी जो भी संस्कृत विभाग की वैकेंसी को लेकर जो आपकी दिमाग में जो भी फिजूल या फिर जो भी आपकी समस्या थी, उन सभी का मैं इसमें समाधान करने वाला हूँ, सभी समस्याओं का। तो देखिए कितने इसमें पद है। पहला जो अपना क्वेश्चन यही भाई, इसमें कितने पद निकाले गए, कब तक इसके फॉर्म डाले जाएंगे, कौन कौन इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, कौन कौन विद्यार्थी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। देखो आपके फॉर्म भरे जाएंगे तो कौन कौन विद्यार्थी इसमें फॉर्म डाल सकता है, कितने नंबर तक का सिलेक्शन हो सकता है, कितने पर इनकी जो आपकी फाइनल लिस्ट आएगी, यानी आपकी जो कट ऑफ आएगी, कितने पर आपकी कट ऑफ आ सकती है, कितने नंबर तक आपका सिलेक्शन हो सकता है। इन सभी बातों पर इस वीडियो हम चर्चा करेंगे। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को स्किप तो भाई बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि अगर आप स्किप कर लोगे वीडियो को तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और जितना हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। देखो जब तक आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप इस चैनल को मत छोड़िएगा। आपको इस चैनल से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित मिलने वाली है, आपको बहुत ज़्यादा सहायता इस चैनल से मिलने वाली है। आपको कोई भी समस्या हो तो आप इस चैनल पर मैं उसको तुरंत ही वीडियो बनाकर डाल देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, जिससे आपको तुरंत उस समस्या का पता लग सके और आसानी से आप उसका निवारण भी कर सको, ठीक है ना। तो आज का जो वीडियो हमारा, जिसमें हम संस्कृत विभाग की वैकेंसी को टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों को लेकर बात करेंगे और क्या इसमें पद बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि आपके उपेंद्र यादव जी ने ये किया था कि पद बढ़वाओ, तो क्या इसमें पद बढ़ने चाहिए या ना, सभी बातों पर अच्छे से चर्चा करेंगे। प्लीज़ साथियों को वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आपको बहुत ही विस्तार से मैं इस वैकेंसी के बारे में आपके लिए बता देता हूँ, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, आपकी ये वैकेंसी आपकी कल आपकी हुई थी। आपको पता, राजस्थान सरकार ने निदेशक संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर 27/6/2022 यानी कल की ये आपकी वैकेंसी जारी हुई थी। आपको पता, अध्यापक प्रथम लेवल संस्कृत सामान्य सीधी भर्ती 2022, यानी कि इसमें संस्कृत के भी पद है और इसमें सामान्य के भी पद है, आपके दोनों के पद हैं और आपकी 2022 की भर्ती है। और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है आवेदन की अंतिम तिथि 20/7/2022 यानी कि 20 जुलाई आपकी अंतिम तिथि है। ध्यान रखना, फॉर्म डालने की 20 जुलाई आपकी अंतिम तिथि है। देखो अब इसमें क्या लिखा हो, ध्यान से समझने की एक चीज़ को। गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी के लिए अध्यापक लेवल प्रथम की 105 तक कक्षा के लिए सामान्य शिक्षक संस्कृत शिक्षक और सीधी भर्ती के लिए पदों का वर्गीकरण आपको दे रखा है विज्ञप्ति के हिसाब से विस्तृत, यानी कि ये हम बात करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ नॉन टीएसपी की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे टीएसपी की, उसके बाद हम क्या बात करेंगे टीएसपी की, लेकिन अभी बात करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ नॉन टीएसपी की, ठीक है ना। पहले इसके एक बार दो निर्देश देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। देखो उससे पहले एक बात बता दूं, अगर आपने देखो अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इसकी पूरी पीडीएफ भी मिल जाएगी और आपको बहुत सारे विस्तार से जो आपके दिमाग में जहन में जो क्वेश्चन चलते हैं उन सभी का निवारण मिल जाएगा। उससे बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, आपस में भी डिस्कस करते रहते हैं, आप भी उनके साथ जुड़ जाइए और आप भी डिस्कस कर सकते हो कोई भी समस्या का, ठीक है ना। तो हमारे स्टार मैथ क्लासेज कामा, देखो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, स्टार मैथ क्लासेज कामा, जिससे मेरा यूट्यूब चैनल बना हुआ है ना, उसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो उस पर जाकर आप देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा इसका बारे में थोड़ा सा रीडिंग मान लेते हैं, फिर मैं आपको विस्तार से हर चीज़ इसमें बताने जाऊँगा, ठीक है। देखो पहला पॉइंट जो कहता है वो है राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा विद्यालय शाखा के जो नियम है आपके 2015 के भाग में किए गए थे, यानी कि इसमें संशोधन जो किए गए थे वो 2005 में किए थे, भाग 4 में 2015 में किए गए थे। सीधी भर्ती के प्रावधानों के समय समय पर किए गए संशोधन अंतर्गत निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान द्वारा अध्यापक लेवल प्रथम 1 से 5 तक संस्कृत सामान्य के 2 से 9 पदों पर सीधी भर्ती 2022 की होगी। देखो अब इसमें 209 पद तो आपके किसके, इसमें 209 पद तो आपके यानी कि नॉन टीएसपी वाले,
नॉन टीएसपी वाले आपके 209 पद हैं और 101 पद आपके संस्कृत वाले के हैं और 108 पद आपके सामान्य शिक्षकों में, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो सबसे बड़ी कंडीशन क्या आएगी, इसमें एक बच्चे विद्यार्थी जो बोल रहे हैं सर बेटिंग को लेकर भी चांस बना रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या फंडा रहेगा इसका। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मैं आपको पूरा इसमें फंडा सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर करवा दूंगा, ठीक है ना। और देखो आपके नॉन टीएसपी निर्धारित योग्यताधारियों अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन इनके आप कर सकते हो, आमंत्रित किए जाते हैं। देखो अब आपको क्या होगा, इसको एक बार विवरण को समझिएगा क्या क्या सिस्टम इसका। देखो इसमें सिस्टम क्या है, लेवल प्रथम के जो निम्न वर्गों का जो वर्गीकरण पदों का वो क्या है, संस्कृत के 101 पद है, संस्कृत के 101 पद हैं और सामान्य जो शिक्षक है उनके होंगे 108 पद। टोटल जो पद होंगे 209 पद होंगे, यानी कि 209 पद आपके नॉन टीएसपी में, जिसमें आपके सामान्य शिक्षक और संस्कृत के शिक्षक होंगे, ठीक है ना। भाई समझ में आई। अब सबसे बड़ी कंडीशन ये हो रही है कि कोई बोल रहा है कि देखो जिसमें देखो यहाँ पर 2 से 3 कंडीशन आपकी लग रही है। अब देखो इसमें सामान्य वाले और एक होते हैं सामान्य शिक्षक और एक होते हैं आपके संस्कृत के शिक्षक। अब इसमें विद्यार्थी क्या बोल रहे हैं कि जिनके कोई तो विद्यार्थी बोल रहा है कि जिनके पास 12th में आपके संस्कृति वही इसमें फॉर्म डाल सकता है, और कोई कह रहा है जिसके रीट की सेकंड भाषा जिसकी संस्कृति वो फॉर्म डाल सकता है, और कोई बोल रहा है जिसकी डीएलएड में संस्कृति वही इसमें फॉर्म डाल सकता है। तो प्यारे साथियों, मैं आपको सभी को ये पूरा डाउट इस वीडियो में क्लियर करूंगा। आप इस जो ये आपका डाउट है ना, कोई तो विद्यार्थी आपसे बोल रहा होगा या फिर मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थी को फोन भी आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि सर हमारे पास 12th में संस्कृत नहीं थी, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। कोई बोल रहा सर मेरी तो सेकंड भाषा संस्कृत नहीं थी बल्कि मेरी तो हिंदी और वो थी इंग्लिश, क्या मैं भर सकता हूँ। या फिर कोई बोल रहा सर मेरे पास तो संस्कृत थी नहीं, मेरे पास तो सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान थी, क्या मैं इसमें डाल सकता हूँ। या फिर मेरे पास विज्ञान थी। ऐसे क्वेश्चंस बच्चे मेरे पास लगातार कर रहे हैं। तो आप सभी को मैं इस वीडियो में इन सारे डाउट्स क्लियर करूँगा, तो बने रहिए हमारे वीडियो का अंत तक, तो आपको बहुत सारी इसमें जानकारियाँ भी मिल जाएंगी। देखो इसमें क्या लिखा हुआ, ध्यान से समझना कि जो गैर अनुसूचित क्षेत्र आपको नॉन टीएसपी जो एरिया है के अंतर्गत पृथक पृथक विज्ञप्तियों का वर्गीकरण किया गया। देखो पृथक पृथक अलग अलग विज्ञप्तियों का वर्णन किया गया है। देखो अब इसमें दूसरा पॉइंट जो क्या कहता है भाई, आपकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया क्या सिस्टम रहेगा वो दे रखा है, इसको हम इतना इंपॉर्टेंट समझते नहीं है। और हमारा 3 नंबर पॉइंट कहता है ऑनलाइन आवेदन की अवधि, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ते हैं। बाकी आपको देखो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही चीज़ बताऊंगा, ये खास इंपॉर्टेंट नहीं था, आपको पता है इसलिए मैं आपको वो नहीं पढ़ा। जो आपकी इंपॉर्टेंट है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और वीडियो देखो आपका 20 के मिनट का समथिंग हो सकता है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज़ को। देखिएगा ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि दिनांक 1/7/2022 से 20/7/2022 तक रात्रि 12 बजे से उक्त तिथि के पश्चात ऑनलाइन आवेदन का लिंक आपके स्वतः निष्कर्ष हो जाएगा, इनके आपका निष्क्रिय हो जाएगा। आपके 12 बजे के रात्रि 12 बजे ये लिंक नहीं चलेगा। 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक आपके फॉर्म इसमें आवेदन करने की तिथि है, ठीक है। फॉर्म डाल जाएंगे तो 1 जुलाई से आपको सभी को डालने, ठीक है। 1 जुलाई से स्टार्ट होंगे आपके 20 जुलाई तक, समझ में आई ना बात, ठीक है ना। देखिए ये तो आपको फॉर्म डालने की स्थिति होगी। अब आपके आती कंडीशन है कि अभ्यर्थियों हेतु सामान्य निर्देश, यानी कि अभ्यर्थियों का क्या क्या निर्देश हैं वो भी आप देख लीजिएगा एक बार। देखो कि राज्य सरकार के आदेश अनुसार संस्कृत प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2022 लेवल प्रथम संस्कृत सामान्य से 1 से 5 तक के संबंधित पदों हेतु विज्ञप्ति वर्गवार पदों की वरीयता सूची की मेरिट लिस्ट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 जो रीट हुई थी आपकी, ठीक है ना, रीट लेवल प्रथम के न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत अर्जित करना अनिवार्य होगा। अब देखो ध्यान से समझना इसमें क्या क्या है। देखिएगा जो आपके अनारक्षित यानी सामान्य शिक्षक उनके लिए 60% अंक प्रतिशत यानी कि 90 नंबर लाना अनिवार्य होगा, ठीक है ना। दूसरे आर्थिक जो की EWS यानी अन्य पिछड़ा वाली जो जर है उनके लिए 55% ही लाना बहुत जरूरी होगा। और जाके आपके समस्त श्रेणी विधवा परित्याग महिला भूतपूर्व सैनिक उनके लिए 50%, निःशक्त यानी कि आपके जो आपके विकलांग वगैरह आते हैं वो आपके 40%, और आपके शहरिया आदिम जनजाति यानी केवल 12 डिस्ट्रिक्ट में जो सावा तहसील में निवास करती है उनकी आपकी 36% अंक लाना जरूरी है, ठीक है ना। ये प्रतिशत में सभी, ये भी आप ध्यान रखें, सभी प्रतिशत में, तो ये आपका होगा। उसके बाद अब आप देखो गैर अनुसूचित क्षेत्र में रिक्तियों के लिए अनुसूचित क्षेत्र सहित संपूर्ण राजस्थान एवं राजस्थान के बाहर से निवासी भी पात्र होंगे। इसमें जो आपके बाहरी राज्य वाले हैं वो भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, स्पष्ट विज्ञप्ति में लिखा हुआ है। यानी कि गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के लिए अनुसूचित क्षेत्र सहित संपूर्ण राजस्थान एवं राजस्थान के बाहर के निवासी भी पात्र होंगे। अगर उनके इतने नंबर हैं बाहर के तो वो भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है ना। अब आपकी देखो इसमें दूसरा नंबर इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आपका तीसरा देख लेते हैं। बाकी आपको इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, ठीक है ना।
और देखिएगा इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वही देख लीजिएगा। वहाँ का आपका 6 नंबर का क्या कहता है, देखो इसको ध्यान से पढ़ना। 5, 6 और आपके 7, 8 इनको लगातार पढ़ेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी दे रखी हैं। देखो यदि कोई विद्यार्थी अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य एवं सामान्य संस्कृत सामान्य दोनों पदों से निर्धारित योग्यता रखता है तो अभ्यर्थी को प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा एवं प्रत्येक आवेदन हेतु जो निर्धारित शुल्क हो वो भी जमा कराना अनिवार्य होगा। देखो जो कोई विद्यार्थी सामान्य शिक्षक भी से भरना चाहता है और संस्कृत से और सामान्य से दोनों से भरना चाहता है तो उसके लिए अलग अलग निर्धारित करना पड़ेगा शुल्क, ठीक है ना, ये भी आपको। और देखो अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन के शैक्षिक प्रशैक्षिक परीक्षाओं एवं रीट 2021 संशोधित यानी संबंधित समस्त सूचना रोल नंबर आपके प्राप्तांक पूर्णांक उत्तरांक करने के वर्ष विद्यालय जो आपको डालना वो सभी डालने होंगे, ठीक है ना। अब देखो इंपोर्टेंट जो पॉइंट आता है ना आपको वो आता है आपका 8 नंबर का पॉइंट, इसको विस्तार समझना। विभाग द्वारा विज्ञप्ति पदों में कमी या वृद्धि की जा सकती है, इसके लिए प्रत्यक्ष से कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की जाएगी। समझना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। जो विभाग के द्वारा जो आपका जो संस्कृत विभाग उसके द्वारा पदों में विज्ञप्तियों में कमी या वृद्धि की जा सकती है, ध्यान रखना, इसमें बढ़ाई जा सकता है और कमी भी की जा सकती है। तो मैं आपके लिए बताऊं, आपके 273 के 72 या 73 के समथिंग के पद निकल के आए टोटल। 273 के समथिंग के पद हैं, 272 है शायद या 273 के समथिंग के पद निकल के आए और आपके पद आने चाहिए कम से कम 1700 पदों की तो ये प्रस्तावित ही है वैकेंसी। तो आपके साथ कम से कम आप इनको पदों को अगर बढ़वाना चाहते हो तो आपके पद बढ़ जाएंगे। तो आपको सभी को शहीद स्मारक पर जाके उपेंद्र यादव जी का साथ देना चाहिए जिससे आपके पद बढ़ सके। भाई देखो संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा, तब तक आप संघर्ष नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अब की जो सरकार है ऐसी होगी, जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं देने वाली, अपनी तरफ से कुछ नहीं दे सकती, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तब तक आप संघर्ष नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलने वाला, वही मिलेगा, आपकी हमेशा बेइज्जती ही होती रहेगी। क्योंकि देखो जब आपके 1700 पद प्रस्तावित है, जब आपको 273 पद दिए जाते हैं तो देखो ये आपके साथ एक कह सकते हैं बेइज्जती टाइप का हो सकता है। बाकी आपकी जो सरकार आपके साथ बहुत नाइंसाफी कर रही है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा जितना हो सके आप संघर्ष कीजिए। जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे तब तक आप कोई फायदा नहीं होने वाला। तो उपेंद्र यादव जी ने कल भी ट्वीट कर दिया है कि सभी विद्यार्थी मेरे साथ शहीद स्मारक पर आए, वहाँ इन सभी को एक साथ जुट होकर आवाज़ उठाएं जिससे आपके पद बढ़ाए जा सकते, संस्कृत शिक्षा विभाग के पद बढ़ाए जा सकते हैं अगर आप चाहो तो। क्योंकि आपको ये संघर्ष करना पड़ेगा, तब तक आप संघर्ष नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी यही था कि विभाग द्वारा विज्ञप्ति पदों में कमी या वृद्धि की जा सकती है, प्रत्यक्ष कोई वैकेंसी इसके लिए लागू नहीं हो सकती, ठीक है ना। और बाकी आप इनको देख सकते हो। अब आपके बात करते हैं आवेदन शुल्क की, यानी कि आपको कितने रुपये किस किस को देने होंगे, ठीक है ना। तो आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो देखो आपके जो आते हैं सामान्य वर्ग एंड क्रिमिनल श्रेणी के आते हैं, जो आपकी जर्नल वगैरह अन्य पिछड़ा वर्ग आते हैं उनके लिए जो आपके होंगे, और अन्य राज्यों जो राजस्थान से भिन्न राज्यों से करेंगे वो जर्नल वाले उनके लिए 150 रुपये का शुल्क देना होगा फॉर्म डालने में, ठीक है ना। और अगर आपके कमजोर वर्ग आर्थिक रूप से पिछड़ा अन्य वर्ग नॉन क्रिमिनल करें तो उनके लिए आपको 110 रुपये देना होगा, ठीक है ना। और अगर हम बात करें राजस्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की, शहरी आदमी के लिए 90 रुपये देना पड़ेगा। और राजस्थान जो आपके निःशक्त जो एक यानी कि 2.5 लाख से कम आय वाले जो आवेदक उनके लिए भी 90 रुपये देना पड़ेगा। या फिर आपकी जो निःशक्त जन जो जिनके बच्चे हैं वो भी आप इनसे कर सकते हो, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं देखो आपको इस शुल्क, तो आप इसको आसानी से जमा करा सकते हो। वाकई यहाँ पे देखो इसको भी नोट देख लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी शुल्क जमा कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवे कि वह इस विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मापदंडों के आधार पर आवेदन करने का पात्र है। आवेदन शुल्क जमा कराने के बाद वापस नहीं लौटाया जाएगा और निर्धारित आवेदन शुल्क के अभाव में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इस संबंध में आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात किसी प्रकार दस्तावेज प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं होगा। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये तो आपको बात करी मैंने किसकी, ये बात करी मैंने नॉन टीएसपी की। अगर अब मैं बात करूँ टीएसपी की, उसके बाद हम बात करेंगे अन्य बातों पर, ठीक है ना। पहले हम एक बार टीएसपी की और बात कर लेते हैं इसी वीडियो में। देखिएगा ये आपके टीएसपी की बात करूँगा मैं, इसमें देखना ये आपकी कल की जो बात में विज्ञप्ति हुई उसके लिए आपके ये सामान्य शिक्षक पद हैं, आपके अनुसूचित क्षेत्र हैं। टीएसपी के लिए 1 से 5 तक संस्कृत विभाग के सामान्य शिक्षकों के पद हैं, ठीक है ना। ये इसमें लिखा हुआ है, इसमें आप देखिएगा आपके पदों का वर्गीकरण देख लीजिएगा। देखो टोटल पद आपके कितने कि इसमें 63 पद है टोटल, कितने 63 पद, उसमें 209 पद इसमें, तो आपके जोड़ लीजिए कितने हो गए आपके 9 और 3 12, यानी कि आपके 272 पद है। टोटल कितने पद हैं, 272 आपके पद हैं। और जिसमें आपके संस्कृत टीएस में देखा संस्कृत शिक्षक विभाग के आपके 40 पद है और सामान्य शिक्षक आपके 23 पद हैं। टोटल आपके कितने हो गए, 63 पद हो गए, कितने हो गए 63 आपके पद हो चुके हैं, ठीक है ना। ये आपका संस्कृत जो आपके टीएसपी वालों का जो सिस्टम था वो टीएसपी वालों के लिए, ठीक है ना, ये आपका टीएसपी वालों के लिए।
और इससे पहले जो मैंने बताया था नॉन टीएसपी वालों के लिए था। अब आपके कंडीशन दिमाग में बन रही होगी, सर अब क्या करें, तो अब आप उस चीज़ पर आ जाइएगा। देखो और एक बार इनका देखो वो देख लीजिए, आपके शुल्क देख लीजिए, आपको किस किस फॉर्म डालना होगा, तो आपको क्या क्या करना होगा, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। बाकी आपके टीएसपी और नॉन टीएसपी में बात निर्देश सभी के लिए समान है, ठीक है ना। अनारक्षित वर्ग के जो जनरल वर्ग विद्यार्थी हैं उनके लिए 60% और आपके अनुसूचित जाति वर्ग आते हैं उनके लिए 55%। और न्यूनतम अंक, सॉरी ये जमा शुल्क नहीं, ये आपको न्यूनतम अंक लाने होंगे, ठीक है। न्यूनतम अंक आप कितने होने चाहिए, 60%। और समस्त श्रेणी विधवा परित्याग महिलाओं भूतपूर्व सैनिक के लिए 50% और निःशक्त श्रेणी जो आदिम जनजाति का है उनके लिए आपको 40% और अनुसूचित जनजाति वर्ग के हेतु वर्ग आपके 36% अंक लाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बाकी आपके सभी ये निर्देश दिए हुए हैं, आप सेम जो निर्देश उसके थे उसी के निर्देश ही हैं। अब यहाँ पर आप शुल्क देख लीजिएगा। अगर आपके बात करें, आपके जनरल वालों की बात करें तो आपके 150 रुपये, और आपके अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें, पिछड़ा अति पिछड़ा पर कमजोर आर्थिक रूप से उनके बाद 110 रुपये, और आपके भूत यानी कि आपके करें हम राज्य राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति की बात करें 90 रुपये, और आपकी जिसकी 2.5 लाख से कम पारिवारिक आय उसके लिए तो 90 रुपये। तो ये आपका पूरा फंडा था, ये क्या था आपका पूरा फंडा था जो मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा दिया। अब हम बात करते हैं उस किस पर बात करेंगे, वो आपको ध्यान से देखना है। अब मैं आपको बात करने जा रहा हूँ वो आपके देखो पहला जो क्वेश्चन था इसमें कौन कौन फॉर्म डाल सकता है, कौन कौन इसमें फॉर्म डाल सकता है। दूसरा क्वेश्चन था क्या मेरे पास बीए में सॉरी हमारे पास 12th में संस्कृत होना जरूरी है। तीसरा कोई डीएलएड में संस्कृत होना, संस्कृत एग्जाम देना जरूरी है, या फिर रीट में संस्कृत से देना बहुत जरूरी है। देखो इसमें आपको पता होगा कि आपके जो क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन यही था कि भाई आपके संस्कृत के पद है इसमें और आपके सामान्य शिक्षक के भी पद है। तो संस्कृत के पदों का मतलब ये हुआ भाई संस्कृत जिनके पास 12th में संस्कृत थी, ध्यान दें जिनके पास 12th में संस्कृत थी और उन्होंने डीएलएड भी संस्कृत से ही की है, जिन्होंने डीएलएड किए उनकी संस्कृत से ही की है, जिनके पास 12th में भी संस्कृत थी, जिन्होंने डीएलएड भी संस्कृत की है और जिन्होंने रीट का एग्जाम भी संस्कृत से ही दिया है। समझ रहे हैं किस चीज़ को, जिनकी सेकंड भाषा संस्कृत, समझ रहे ना किस चीज़ को। अब बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके पास सामान्य शिक्षक हैं, ऐसे होंगे जिनके पास 12th में तो ना तो संस्कृत थी और ना ही उन्होंने संस्कृत से, हो सकता है उन्होंने डीएलएड करा हो, संस्कृत का एग्जाम दिया हो, और हो सकता है आपका रीट का भी उन्होंने डीएलएड दिया और रीट भी उसने संस्कृत से दिया हो, लेकिन आप 12th पास नहीं थी। तो ये आएंगे सामान्य में, और आपके संस्कृत वाले आएंगे वो आएंगे जिन्होंने 12th जिनके पास संस्कृत थी और जिनके पास डीएलएड में संस्कृत और संस्कृत से उन्हें एग्जाम दिया था। तो ये तो आपके संस्कृत वाले आएंगे। तो इसमें ये तो सब देखो अब बात क्लियर हो चुकी होगी शायद आपकी संस्कृत वाले शिक्षक कौन होंगे और सामान्य शिक्षकों में अंतर समझ में आ गया होगा। सामान्य और संस्कृत में अंतर समझ में आ गया ना। तो इस सामान्य में तो वो बनेंगे, देखो सामान्य जिनके पास शायद 12th मानो किसी के पास मानो आर्ट थी, 12th में किसी के पास मानो कि नॉर्मल सब्जेक्ट है, हिंदी पॉलिटिकल ज्योग्राफी वगैरह पब्लिक एड वगैरह, ये मान लें उनके पास सब्जेक्ट थी, ठीक है ना। उनके पास संस्कृत नहीं, संस्कृत लिटरेचर नहीं थी उनके पास 12th में। और उन्होंने क्या किया कि आपका जो बीएसटीसी से फॉर्म करी थी आपकी बीएसटीसी, उन्होंने वहाँ पर सेकेंड ईयर में जो आपके एग्जाम सेकेंड ईयर जो एग्जाम होते हैं उसमें ही भाई आपको ऑप्शन होता है कि आपको दोनों में से एक सब्जेक्ट चुननी पड़ती है, ठीक है ना। तो उन्होंने संस्कृत को नहीं लिया हो बल्कि किसी और अन्य सब्जेक्ट को ले लिया हो सकता है फिर उन्होंने रीट में संस्कृत को ले लिया हो, समझ रहे ना। देखो ना तो उन्हें 10वीं 12वीं में संस्कृत हो ना उनके पास बीएससी संस्कृत रीट में हो, तो वो आते हैं सामान्य शिक्षक में। और चाहे जिनके पास ना तो रीट में संस्कृत हो, ना उनके 12th में संस्कृत हो और ना ही उन्होंने बीएसटी संस्कृत की हो, तो वो भी किस में आएंगे, वो भी सामान्य में आएंगे, ठीक है ना। और सामान्य और संस्कृत वाले जो स्पेशल जो संस्कृत वाले जो, और बहुत से ऐसे होते हैं जो संस्कृत से भी हैं, जो संस्कृत दोनों योग्यताएं रखते हैं। अभी अब मैंने बताया था कि एक नियम में जो दोनों योग्यता रखते, जिनके पास 12th में संस्कृत थी और रीट में भी संस्कृत थी और जिन्होंने सामान्य शिक्षक से पद भर दिया, तो वो दोनों योग्यताएं भर सकता, ठीक है। उनके लिए अलग से शुल्क देना पड़ेगा। और एक बात और आपके दिमाग में चल रहा होगा जो क्वेश्चन, वो ये था कि सर अब इसमें फॉर्म कब कब और कौन कौन डाल सकता है। तो इसमें देखो रीट में जिस विद्यार्थी के 60 नंबर जिसमें 60% से अधिक अंक आए रीट में, चाहे उसके मानो कि उसके 91 नंबर आए, वो भी इसमें फॉर्म डाल सकता है, फॉर्म डाल सकता है, उसमें फॉर्म भर सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई इसकी 2 गुना कट ऑफ आई थी, यहाँ ध्यान रखना इसकी कट ऑफ दोबारा आएगी, इसकी जो कट ऑफ है ना वो आपकी आएगी, इसकी कट ऑफ जारी होगी। ऐसा नहीं है कि आपकी जो रीट में जो कट ऑफ आई पड़ी है वो आपकी जो कट ऑफ आई हुई है 133 जनरल गई तो आपकी 133 से ऊपर नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है। आपकी कट ऑफ कम भी जा सकती है और आपकी कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकती है। तो बस आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाने के तो कोई चांस बनते नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि ज़्यादा जाने चांस यूँ नहीं बनते,
अगर कट ऑफ दिख जाती है, सुनो, अगर मान लें किसी विद्यार्थी के नंबर 133 से ऊपर होते तो उसका सिलेक्शन हो गया होता ना, उसका सिलेक्शन हो गया होता। हाँ, ये बात इसमें जरूर लागू हो सकती है कि जो विद्यार्थी सेलेक्टेड है पहले से, जिन विद्यार्थी सिलेक्शन हो चुका, अगर उसमें वही भी फॉर्म डाल देते हैं, अगर वो विद्यार्थी इसमें फॉर्म डाल देते हैं कि भाई आप सोचें कि हमारा नज़दीक नंबर आ जाए, हमारे होम डिस्ट्रिक्ट वगैरह मिल जाए, अगर इस कंडीशन में वो विद्यार्थी इसमें फॉर्म डाल देते हैं तो आपकी कट ऑफ इसमें बढ़ सकती है। बाकी अगर वो विद्यार्थी इसमें फॉर्म एक भी नहीं डाले तो आपकी कट ऑफ 133 से ही कम रहने वाली, ज़्यादा नहीं जाएगी। तो ये कंडीशन आपकी करती है उन बच्चों पर निर्भर कि जो बच्चे इसमें फॉर्म डालेंगे, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई ना अच्छे से, तो सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अब तो शायद आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं चल रहा होगा। बाकी मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, आप सभी विद्यार्थी उपेंद्र यादव जी का साथ दीजिएगा, उपेंद्र यादव जी का आप साथ दीजिएगा, जिससे आपके पद बढ़ सके, जिससे आपके पद ये बढ़ सके, ठीक है ना। तो जब तक आप सहयोग नहीं करोगे तब तक आपके पद नहीं बढ़ेंगे। फिर कहना चाहूँगा, आप सभी मिलकर उपेंद्र यादव जी का साथ दीजिएगा, जिससे आपके पद बढ़ाए जा सकते हैं। वरना आप हाथ पर हाथ धर के बैठ रहे हो, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी मतलब नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि आपके 272 पद हैं, इन पे ही मौज करना। बाकी इनसे आपकी अगर रियल में देखा जाए तो आपकी इनकी डीओबी भी, ऑल कैटेगरी जो आपके डीओबी बस रह चुके बच्चे थे ना, डीओबी के बजे जो विद्यार्थी रह चुके थे उन वो भी क्लियर नहीं हो पाएंगे 272 जगहों से। ध्यान रखना इस चीज़ को, जो विद्यार्थी डीओबी बज रह गए थे वो भी नहीं रह पाएंगे। बाकी यहाँ पे 1700 पदों पर प्रस्तावित थी, बैक 1700 पदों की समथिंग आनी थी, लेकिन आप पदों पर आई थी 272 पदों पर दिया। आपके साथ नाइंसाफी कर रही है सरकार, तो इसके लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो ज़्यादा मानो आप 272 पदों की आपकी वैकेंसी आएगा, अगर आप इसमें ज़्यादा आवाज़ उठाते हो तो आपके सुन जाते लगभग आपके 1000 पद हो जाते, समझो 1000 पद हो जाते हैं आपके। तो 1000 पदों में तो आपकी डीओबी तो कम से कम टूट जाएगी, बाकी आपके एक आध नंबर भी नीचे कट ऑफ में आने के चांस भी बन जाएंगे। जो आपके विद्यार्थी रीट में 2021 में जो डीओबी रह गए तो उन विद्यार्थियों को नहीं तोड़ सकते 272 पद, वो भी ज़्यादा विद्यार्थी। इसलिए आप इन पदों को बढ़ाने का लिए आग्रह करो, बहुत ज़्यादा आग्रह करो। मैं भी उपेंद्र यादव जी से बात करूंगा तो उनसे सलाह लूंगा कि भाई इस मैटर में हम क्या करना चाहें जिससे आपके पद बढ़ाए जा सकते हैं, क्या उनका सहयोग देना। तो मेरी तरफ से भी मैं बच्चों को लेकर पहुंचूंगा वहाँ पे शहीद स्मारक पर, आप भी आइएगा, सभी विद्यार्थी एकजुट होकर, और आपको डेट बता दी जाएगी भाई आपको इस डेट को वहाँ पर पहुँचना होगा, ठीक है ना। और आप वैसे आपको 1 तारीख से आपके 1 जुलाई से आपको फॉर्म डालना स्टार्ट हो रहे हैं, तो हो सकता है आपके बहुत जल्दी आपकी ये प्रक्रिया करवा दी जाए, ठीक है ना। तो आप सही भी सहयोग दीजिएगा। और आपको मैंने बता दिया संस्कृत विभाग की जो वैकेंसी है इसमें किस किस प्रकार का रहेगा, ध्यान रखना, इसकी कट ऑफ अलग से आएगी, ठीक है ना, इसकी कट ऑफ अलग से आएगी। वैसे मैं आपको बोल रहा था ना कि आपकी संस्कृत विभाग की वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी, लेकिन आपको पता नहीं, तभी तो बोलता हूँ आपको इस चैनल पर जो जानकारी मिलती है ना वो बिल्कुल ऑथेंटिक और सही और सटीक जानकारी मिलती है। इसलिए प्यारे साथियों, आप इस चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम जो चैनल हमारा स्टार मैथ क्लासेज कामा, उससे भी आप जुड़ जाइएगा, उस पर भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहती है, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं बहुत जल्दी किसी ऐसी और न्यूज़ में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, ठीक है ना।